आप जानते हैं कि आज के समय में क्लास 10 के ही बाद से बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके भविष्य को लेके चिंतित हो जाते हैं कि आगे वो क्या करेंगे, उनको क्या बनना है, क्या करना है। तो ये चीज़ बच्चे के साथ-साथ उनका भविष्य, उनका स्ट्रीम भी डिसाइड करता है कि हाँ, वो आगे क्या करेंगे। उसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी होती है कि उनके लिए एक कुशल अध्यापक भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रयागराज में हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नीट परीक्षा और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जेईई की परीक्षा में बैठते हैं। और आपको बता दें कि प्रयागराज में एक ऐसे कुशल अध्यापक हैं, विशेषज्ञ जो बायो के हैं, जेपी त्रिपाठी जी, वो आज हमारे साथ हैं, जो कि एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट के अध्यापक है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट किस तरह से अलग है और वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराते हैं जिससे उनको नीट की परीक्षा देने में आसानी हो जाए। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आगे आगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका फिर से एक बार स्वागत है, आपने हमारे चैनल में भाग लिया है। और पिछली बार सर आप जरा सा ऐसे करिए, कैसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस साइड जैसे लगती है ऐसे। हाँ। अच्छा ऐसे, थोड़ा सा और ठीक है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में एक बार फिर से भाग लिया है। और जो बच्चे का आपकी 2023 में जो रिजल्ट आया है नीट का, उसके लिए ढेर सारी बधाई। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, हाँ, तो सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, पहले पीएमटी और सीपीएमटी की परीक्षाएं होती थी, अब नीट की हो रही है, तो इसका पैटर्न क्या अलग है, ये मूलभूत से दोनों में क्या अंतर है? देखिए मैडम, आपका बड़ा ही जेन्युइन सवाल आपने पूछा। और पहले परीक्षा स्टेट लेवल की अलग होती थी, ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाएं अलग हुआ करती थी जो है। तो अब सरकार ने क्या किया कि स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं हैं और जो केंद्र से परीक्षा होती थी, दोनों परीक्षाओं को एक में मर्ज कर दिया है और उसको नीट के नाम से जाना जा रहा है। और कुल मिला जुला करके पूरे इंडिया में एक परीक्षा नहीं, एक राष्ट्र एक परीक्षा अब हो गया है जो है। और ये कंडीशन है जो है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कुछ और, उनको क्या काउंसलिंग की जरूरत नहीं है जिससे वो उनको सरलता हो सके आगे बढ़ने के लिए? देखिए मैडम, मेरा अपना मानना है कि बच्चे की काउंसलिंग इसलिए जरूरी होती है कि जो बच्चा जिस स्तर का है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग में जाने का है, मैथ साइड में है, तो मुझे लगता है कि उसको इंजीनियरिंग साइड में ही ले जाना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट इधर बायो ग्रुप में है, डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट है, तो उसे इधर में लाना चाहिए जो है, मेडिकल लाइन में लाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये जो डिसीजन होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है और बच्चा उसमें जल्दी सफल हो जाता है। तो सर ये बताइए, जो नीट परीक्षा होती है उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण बायो भी है। तो आप बायो के टीचर भी हैं, तो आप बायो पढ़ाते समय सिलेबस में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पे देते हैं? देखिए, नो डाउट नीट की परीक्षा में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी। जिसे आपने बायोलॉजी बोला है, तो बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स मान लिया जाता है, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है जो है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला करके 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 360। टोटल मार्क्स जो नीट में आते हैं वो 720 के होते हैं जो है, जिसमें कि 180 नंबर की 180 की फिजिक्स आती है, 180 की केमिस्ट्री आती है। यानी आप ये कह सकती हैं कि आधे में जूलॉजी एंड बॉटनी आता है, यानी बायोलॉजी आता है, और आधे में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। तो नो डाउट नीट के सिलेक्शन में बायोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है, आई कैन नॉट explain the importance of the biology in adult viewers in the selection of the NEET। अच्छा, तो सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि नीट की परीक्षा में कुछ सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया हो, ऐसा कभी हुआ है? अब देखिए, ऐसा होता है जो है कि जो नीट का सिलेबस जो कि एनटीए ने डिसाइड किया है जो है, वो 10+2 ही होता है। लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो है जो कि आउटसाइडर पूछे भी जा सकते हैं, तो ऐसा इग्नोर नहीं किया जा सकता जो है। हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है।
तो सर जैसा कि आजकल जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो एक बिजनेस कहीं ना कहीं हो गया है, तो आप ये बताएं कि एक नॉर्मल छात्र किस बात की सावधानी बरते कि हाँ वो इस जंजाल में ना फंसे, एक अच्छा कोचिंग और एक अच्छा अध्यापक उसको मिल जाए। देखिए मैडम, ये तो आपका बड़ा ही जेन्युइन और अच्छा सवाल रहा जो है, और मैं सारे नीट एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि पैसा, इकोनॉमी तो मेन है ही जो है, लेकिन सबसे पहले बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट का बेटर सिलेक्शन होना चाहिए, जहां पर वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, वहां पर जाकर के बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए। जहां तक हम लोगों के इंस्टीट्यूट का सवाल है, तो हम लोग ऐसे बच्चों को काफ़ी प्रमोट करते हैं जो रूरल एरियाज से आते हैं, जो गरीब तबके के हैं, जिनके गार्जियन मजदूरी करके किसी तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो है, उन लोगों के लिए हम लोग बहुत ही हेल्प करते हैं जो है। और जो भी मतलब एक न्यूनतम फीस में मैक्सिमम बेनिफिट हम बच्चे को देते हैं, और बच्चे हमारे यहाँ से ढेर सारे सेलेक्ट भी होते हैं। तो सर चलिए अब बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान में टोटल मतलब 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए में 35 क्वेश्चंस आते हैं, बी में 15, जिसमें से सिर्फ 10 करने होते हैं। तो ये सेक्शन ए और बी क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए ये कोरोना काल में जो है, जब कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रहा था, तो सरकार के मंशानुरूप ऑनलाइन क्लासेस संचालित किए गए थे जो है, उसमें बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जो क्वेश्चंस हैं इनको 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें 35 क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी में जो है 15 क्वेश्चन। तो इन्होंने सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन, उसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया जो है कि भाई 15 क्वेश्चंस में कैंडिडेट में सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चंस जो हैं, तो 5 क्वेश्चन पर वहाँ पर ऑप्शंस हैं। वो आपके जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है जो है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा हितकर प्रूव हुआ जो है ये जी। तो सर ऐसा देखा जाता है कि जो नीट में जो सिलेबस से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया और भी बहुत सारे। तो क्या आपको ये लगता है कि हाँ उन लोग को इस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए कि पूरा सिलेबस को, जैसे कि आप ये होता है कि जो क्वेश्चन शुरू से चले आते हैं कि हाँ कंपलसरी है ये आना है, तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर हाँ पूरा सिलेबस पे ही हमको फोकस करना चाहिए? देखिए जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन तो तभी आपका होगा जब आपको पूर्ण सिलेबस में आपको कंप्लीट नॉलेज रहेगा जो है। हाँ ये बात अलग है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग उन टॉपिक को जो है ज़्यादा फोकस करके बच्चों को बताते हैं जो है, भाई इन टॉपिक को विशेष ध्यान आप दो जो है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग कराते हैं। जैसे आपने बोला कि रिप्रोडक्शन, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस पर ईयर आते ही आते हैं, क्योंकि देखिए पेपर सेटर भी उस चीज पर ज्यादा प्राथमिकता देता है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन आपने बोला, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि चाहे बच्चा साइंस साइड का हो, चाहे आर्ट साइड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, उसको अपने बॉडी के बारे में, अपने क्या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, दैट इज द कंपल्सरी प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके बारे में वो जाने, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि रिप्रोडक्शन प्लांट में भी है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन जो है एनिमल में भी होता है, ये भी एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और अगर इन दोनों टॉपिक को एक स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर ले, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 की संख्या में क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं। अच्छा, तो सर अगर बात करें बॉटनी या जियोलॉजी की, तो उसपे जो नाम होते हैं उसको याद करना बहुत टफ काम होता है, तो आप इसको कैसे सरल बनाते हैं, कुछ ट्रिक? देखिए जहाँ तक बॉटनी और जूलॉजी की बात आती है, तो जूलॉजी में इंटरेस्टिंग पार्ट्स होता है, उसको बच्चा बड़े आराम से अच्छे से पढ़ता भी है और पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है जो है। क्योंकि जूलॉजी में जैसे आप लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कि हमारे डाइजेशन के बारे में, हमारे सर्कुलेशन के बारे में, हमारा हार्ट कहाँ पाया जाता है, हार्ट कैसे काम करता है जो है, ईसीजी क्या है, ब्रेन के बारे में जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या मतलब हमारे बारे में बताता है, कौन सा कैसे जो है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन जब हम बॉटनी की तरफ आते हैं, तो बॉटनी का जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, इनका संबंध तो हमारी लाइफ से है, डेली है, बिल्कुल डेली लाइफ से है ही, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन में ये नहीं रहते हमारे जो है, तो इस केस में जो है थोड़ा सा जूलॉजी की तुलना में बॉटनी क्रिटिकल तो है। इनके जो बॉटनिकल नेम्स होते हैं या किस फैमिली में कौन सा प्लांट रखा गया है, ये एक क्रिटिकल तो है याद कराना,
लेकिन चूंकि मैं काफ़ी दिन से पढ़ा हूं, लगभग मोर देन 30 ईयर्स पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए जो है ऐसे ऐसे ट्रिक टेक्निक और स्ट्रेटजी के तहत मैं बच्चों को बताता हूं जो है, जो कि बच्चा आसानी से तैयार कर लेता है जो है। जैसे आपको बताएं, हम लोग जब पढ़ाते थे, एक आती है फैमिली सोडेनेसी। अब फैमिली सोडेनेसी में पूछता है कि आप जैसे उसने दे दिया पोटैटो का किस फैमिली से रिलेशन है जो है, या ब्रिंजल किस फैमिली में है, या फैमिली सोडेनेसी के कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, ये पूछ लेता है वो जो है। अब बच्चा इसको पढ़ता है और अंतिम में भूल जाता है। इसको जब मैं पढ़ाता हूँ इतना इंटरेस्टिंग बना करके जो है, सारी फैमिलीज को या इस तरीके के पॉइंट्स को, जैसे एक लड़की है जिसका नाम है बेला। बेला के घर वालों ने बोला कि ऐसा करो कि तुम मार्केट में चली जाओ और वहां से आप सब्जी खरीद करके ले आओ, और तुमको मार्केट में जाने के लिए हम एक घोड़ा दे देते हैं, घोड़े पर बैठ करके जाओ। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया, बेला अश्व पे चली सब्जी लेने। अब बेला से मैंने निकाला बेलाडोना, अश्व से मैंने निकाला अश्वगंधा, बेला अश्व पे से मैंने निकाला पिटूनिया, एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है फैमिली सोडेनेसी का जो है। बेला अश्व पे चली से मैंने चिली जो मिर्च वगैरह होता है, चिली। और फिर उसके बाद सब्जी में जो फैमिली सोडेनेसी है उसमें मैक्सिमम सब्जियां वेजिटेबल्स रखी गई हैं। तो ये सब्जी में 3 पार्ट मैंने किया, एक होता है टोमेटो, एक होता है ब्रिंजल और एक होता है पोटैटो। तो ये टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो, ये दीज बिलोंग्स टू फैमिली सोडेनेसी जो है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि बेला अश्व पे चली सब्जी लेने, फैमिली सोडेनेसी के सारे एग्जाम्पल याद हो गए। इस तरीके से टेक्निक मेरे पास बहुत रहती है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ट्रिक है, तो बच्चों को समझ में भी आसानी से आता होगा। तो चलिए सर, अभी छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपसे जारी रखेंगे बातचीत।